हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 13.1 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि दो आपके पास घन दिए हुए हैं और प्रत्येक का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब आप जानते हैं कि कोई भी घन होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो भुजाएं होगी। तो माना घन की हमने भुजा मान ली ए। तो अब यहां से आप देखो कि आपको आयतन दिया गया है। तो घन तो एक ऐसी संरचना होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो आयतन जो होता है घन का वो होता है 1/3। तो आपको 1/3 बेसिकली दिया हुआ है 64। इसका मतलब ए हो जाएगा 64 की घात 1/3 या 64 का तीसरा मूल। तो ये आपके पास आ जाता है 4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो घन की भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब ये देखो कि आपने घन की भुजा तो ज्ञात कर ली जो कि 4 सेंटीमीटर आई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा घन है उसकी भुजा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका भी यदि आप पावर में 1/3 करोगे अर्थात घनमूल लोगे तो वो 4 ही आएगा, अर्थात दोनों की भुजा आपके पास 4 आ गई। तो आपको बोला गया कि उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया दिया गया। जैसे आप देखो, ये वाली अगर हम फलक देखें, आप देखो चित्र में देख पा रहे हो कि अगर हमने इस वाली फलक को देखा तो हमने इसको मिला दिया, मतलब हमने एक घन के ऊपर दूसरा घन रख दिया। तो अभी आप ये देखिए कि यदि आपने इसे लंबाई बोल दिया तो देखो ये तो 4 ही रहेगा, ये आपके पास चौड़ाई है, ये भी आपके पास 4 रहेगा। अब ये देखो आप, ये आपके पास 4 होता जब एक ही घन होता, और दूसरे घन में ये देखो दूसरे घन की भी चौड़ाई 4 ही रहती। लेकिन यहां पर बोला गया कि दोनों को हमने मिला दिया। तो जब हमने मिला दिया तो आप देखिए ऊंचाई हमारी 4 से बढ़कर अब देखिए यहां पर 8 हो गई है। चौड़ाई 4 और लंबाई 4 ही रहेगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि उसकी जो ऊंचाई है वो 8 हो गई है, लंबाई 4 तथा चौड़ाई 4 है। तो देखिए, अब यदि लंबाई 4 है तो लंबाई को मैं एल से प्रदर्शित कर रहा हूं, चौड़ाई को मैं बी से प्रदर्शित कर रहा हूं और ऊंचाई को मैं एच से प्रदर्शित कर रहा हूं, जो कि अब 8 हो गई है। अब यहां पर आप देखो, अगर आपको मात्रक भी लिखने हैं तो आप लिख भी सकते हैं सेंटीमीटर। तो यहां से आपको एल बी और एच पता लग गए। अब ये देखिए, आपको तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला था। तो आप जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको कंठस्थ भी होना चाहिए, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ये होता है 2 गुणा एल बी अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस बी एच अर्थात चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस एच एल अर्थात ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए, अब आप यहां पर मान लगा दोगे सभी के, तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा एल का मान 4 है और बी का मान 4 है। तो देखिए, ये 4 गुणा 4 आपने कर दिया प्लस बी का मान 4, एच का मान 8 प्लस एच का मान 8, एल का मान 4। तो इस तरीके से देखिए 2, ये हल करने पर 16 आ गया प्लस ये देखिए 32 आ जाएगा प्लस 8 गुणा 4 32 आ गया यहाँ से भी। तो अभी आप ये देख रहे हो कि 32 और 32 64 हो जाता है, 64 और 16 80 हो जाता है। तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा 2 गुणा 80। तो अब आप यदि इसको सरल करोगे तो आपके पास 160 आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर आप मात्रक कोई से भी पद का निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो आप किसी भी पद से ऐसा चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास मात्रक आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है, उसको एक बार समझ लीजिएगा। यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि हमने यहां पर एक घन के ऊपर ही दूसरा घन क्यों रखा। हम तो ऐसा भी कर सकते थे कि यदि एक घन हमने ऐसा बना दिया, अभी मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। और मैं इसके साइड में ही दूसरा घन रख दूं, जैसे आप ये देखिए मैंने यहां पर रख दिया दूसरा घन। अब यहां से आप देखो कि एक घन तो ये मैंने हरे से बनाया और एक घन मैंने लाल से बनाया और दोनों को मैंने साइड में रख के जोड़ दिया। तो आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में बोला तो नहीं गया है कि एक के ऊपर एक रखना है,
इसमें तो ये बोला गया है संलग्न फलकों को मिलाकर आपको एक ठोस बनाना है। तो संलग्न फलकें कोई सी भी हो सकती हैं, तो आप चाहे ये वाला भी लेंगे तो आपके पास केवल इतना अंतर आएगा, यहाँ पर आपकी लंबाई देखिए 8 हो जाएगी, चौड़ाई 4 ही रहेगी और ऊंचाई 4 ही रहेगी। तो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, तो फॉर्मूले के बाद आपके पास मान 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। वैसे आपको देखने में अलग लगेगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बदल गई है, लेकिन ध्यान रखें आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपका मान हमेशा सेम ही आएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे कि साइड में रख के उनको जोड़ सकते थे। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। फिर आपको आगे बोला गया कि अर्धगोले का व्यास आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस बर्तन अर्थात ये जो पूरा आपने अरेंजमेंट किया है, जो ये आपके पास बर्तन बन गया, उसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से आपको हमने देखिए एक चित्र के हिसाब से बनाकर भी दिखा दिया, नहीं तो आपको ये बनाना भी आना चाहिए। आपको बोला गया है कि एक खोखला बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है। तो आप देखो ये आपके पास खोखला बर्तन हो गया अर्धगोले के आकार का, ये वाला भाग हो गया। फिर उसके ऊपर बोला गया कि एक खोखला बेलन उसके ऊपर अध्यारोपित है। तो देखिए आप इसके ऊपर हमने एक खोखला बेलन बना दिया है। फिर आगे आपको बोला गया कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो यहां से आप देखो कि अर्धगोले का व्यास आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये अर्धगोले का व्यास है जिसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। अब ये देखो ये 14 हो गया, तो बेसिकली इसके ऊपर जो आपने खोखला बेलन लगाया उसका व्यास भी 14 सेंटीमीटर ही आएगा। तो बेसिकली देखिए जो मैंने पीले से ही आपको बनाया है ये व्यास है, अर्धगोले का भी बोल सकते हैं, बेलन का भी बोल सकते हैं। तो ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से चूंकि व्यास सबसे पहले आप लिख लो कि 14 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या आप जानते हैं कि व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या आपके पास हो जाएगी 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इस तरीके से आपने त्रिज्या भी निकाल दी, ये 7 सेंटीमीटर हो गई, ये भी बेसिकली आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आपको आगे बोला गया कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां से सबसे पहले आप समझिए कि आपको एक गोला दिया हुआ है, तो गोले की तो आप जानते हैं कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों समान होती हैं। तो अर्धगोला है तो देखिए ये भी आपके पास 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो गोला था वो उसकी ऊंचाई यदि आप निकालेंगे तो वो तो त्रिज्या के बराबर ही आ जाएगी। तो गोले की ऊंचाई आपके पास 7 सेंटीमीटर हो गई। अब यहां से आपको बोला था कि कुल ऊंचाई तो 13 सेंटीमीटर है बर्तन की, अर्थात ये देखो पूरी ऊंचाई आपके पास 13 सेंटीमीटर थी। तो अब यदि आप 7 सेंटीमीटर इसमें से घटा देंगे तो आपके पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां से हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो आप देखिए बेलन की ऊंचाई आपके पास आ जाएगी, 13 में से 7 घटा दीजिएगा तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आप देखो कि आपको बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से आप देख सकते हो कि चूंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अब वो क्या होगा उसको समझ लेते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने देखा कि यहां पर आपके पास एक गोला बना हुआ है और आपके पास एक बेलन बना हुआ है। तो जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इनका योगफल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल। अब ये गोला अर्धगोला है तो आप अर्धगोले का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों को जोड़कर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे वही आपके पास पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात देखिए पूरे गोले का आता है 4πr², लेकिन यहां पर तो आपके पास अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 2πr²। तो ध्यान रखें ये जो r है वो गोले की त्रिज्या है प्लस, अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 2πrh होता है। तो यहां पर जो r और h होते हैं वो r बेलन का और h बेलन की ऊंचाई होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि जहां पर जैसे यहां पर देखिए r आया है, मतलब
ये आर अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, यहां पर आर जो आया है वो बेलन की त्रिज्या हो गई और एच बेलन की ऊंचाई हो गई। अब चूंकि आपने देखा था कि आर तो दोनों के लिए समान ही था, तो बेसिकली आपको आर का मान तो 7 लगा देना है जो कि बराबर था। तो देखिए 2 पाई आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास कोष्टक में बचा आर स्क्वायर प्लस आर एच। अब यहां से अगर आप चाहें तो आप आर को भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो देखिए 2 पाई आर आपने उभयनिष्ठ लिया तो आपके पास आर प्लस एच आ जाएगा। अब बाकी अब सब मान लगा दीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 पाई, अब यहां से आप देखो कि आर जो कि त्रिज्या थी, तो बेलन की लगाए चाहे गोले की, दोनों बराबर ही थी, इसलिए तो हमने कॉमन ले पाए, नहीं तो हम कॉमन भी नहीं ले पाते। तो ये आपने 7 लगा दिया, आर की जगह 7 और एच आपके पास बेलन की ऊंचाई है तो वो एच हो गई, 6 हो गई है। तो अभी आप ये देखिए जब आप इसको हल करोगे तो आप पाई का मान 22/7 लगा दीजिएगा इंटू 7, और ये देखिए हल करने पर 13 आ जाएगा। तो देखिए 7 से 7 ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास देखो ये 22 गुणा 2 44 गुणा 13 बचा है ये आपके पास। तो अब आपको 44 गुणा 13 करना है। तो 44 गुणा 13 यदि आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 चौक 52 के 2 हासिल 5 और यहाँ पर 57, अर्थात ये आपके पास 572 आ जाएगा। अब बात आएगी कि आपको मात्रक भी लिखना है, तो आप देखिए जो भी आपके पास विमाएं दी हुई हैं वो हर जगह सेंटीमीटर में दी हुई हैं, लंबाई की विमाएं। तो अब चूंकि क्षेत्रफल निकालने हैं तो इसकी विमा आपके पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। आगे आपको बोला गया कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया कि जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप चित्र में देखोगे तो शंकु आपके पास ये ऊपर वाला जो भाग है वो दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली खिलौना ये ऊपर लिखा हुआ है। फिर बोला गया कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब ये अर्धगोले पर रखा हुआ है शंकु। तो आप देखिए ये आपके पास जो नीचे दिखाई दे रहा है वो अर्धगोला है, और यहाँ पर आपको बोला भी गया था कि उसी त्रिज्या का अर्धगोला आपको लेना है जिस पर आपको शंकु रखना है। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों की त्रिज्याएं समान हो जाएंगी। फिर आपको आगे बोला गया कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से सबसे पहले ये देखिए कि आपको बोला गया था कि त्रिज्या जो है खिलौने की वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली आपको आर दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर। अब चाहे ये आप शंकु का लिखें चाहे आप अर्धगोले का मान लें, क्योंकि ये दोनों का ही होगा क्योंकि समान त्रिज्याएं दोनों की। तो अब ये आप जानते हो कि अर्धगोले की ऊंचाई जो होगी वही त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये देखो अगर आर ये है तो ये भी आपके पास 3.5 ही हो जाएगी। तो यहां से आपने ऊंचाई निकाल ली अर्धगोले की जो कि 3.5 आई है। चलिए अब आप ये देखो कि अर्धगोले की ऊंचाई आपके पास आ गई और संपूर्ण ऊंचाई आपके पास 15.5 थी। तो अगर आपको केवल शंकु की ऊंचाई निकालनी होगी, अर्थात देखिए ये वाली ऊंचाई यदि आपको केवल निकालनी होगी तो वो आपके पास आसानी से आ जाएगी। वो आपके पास हो जाएगी, मैं लिख भी देता हूं, शंकु की ऊंचाई वो हो जाएगी टोटल ऊंचाई अर्थात 15.5 माइनस आप गोले की ऊंचाई हटा देंगे तो 3.5, तो आपके पास ये 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने शंकु की ऊंचाई भी निकाल ली। अब यहां पर आप देखो कि अगर आपको इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है तो खिलौने में तो आपके पास शंकु भी हो रहा है और अर्धगोला भी आ रहा है बेसिकली। तो अभी आपको शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखना होगा। अब आप शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का उपयोग होता है, तो अभी हम तिर्यक ऊंचाई के लिए लिख लेते हैं एल बराबर ये आपके पास होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल। तो देखिए शंकु की ऊंचाई को यदि मैं एच मान लेता हूं यहां पर, अब ये कैसे आता है कि एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी काफी सरल है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि अगर आप इनको बिंदु बोल दीजिएगा ए बी सी डी, तो यहां से आप देखो त्रिभुज ए सी डी आपको दिखाई दे रहा है।
और ये त्रिभुज ACD में आपको देखो ये जो कोण C है वो एक समकोण दिखाई दे रहा है, अर्थात यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो AD होगी उसका स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा, और बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर आएगा, मतलब AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो आप देखो AD, इसी को तो हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं जो AD होती है, या AB, बात एक ही है, तो इसको हमने L स्क्वायर बोल दिया, बराबर AC, ये आपके पास शंकु की ऊंचाई हो गई AC, अर्थात H स्क्वायर प्लस CD, आप देख सकते हो ये भी आपके पास त्रिज्या ही हो जाएगी। तो इस तरीके से CD चूंकि R हो जाएगी तो CD स्क्वायर अर्थात R स्क्वायर आपने लिख दिया। तो यहां से आप देख रहे हो कि आपके पास जो L आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि जो तिर्यक ऊंचाई का वो फॉर्मूला होता है वो आखिर कहां से सॉल्व होता है। तो यहां से आप देखो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो देखिए L बराबर अंडर रूट में H आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस R स्क्वायर अर्थात 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 12.25 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो L बराबर आप जब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 156.25 हो जाएगा। तो अब आपको 156.25 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 13.5 मान मिल जाएगा। 13.5 नहीं बल्कि आपको 12.5 मिलेगा। तो यहां से आपके पास तिर्यक ऊंचाई आ गई शंकु की, जो कि 12.5 सेंटीमीटर आई है। अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, जो कि आपको निकालना भी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए इस पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना होगा और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का अर्थात पाई आर एल, ये आपको ध्यान रखना है, ये शंकु का होता है, प्लस और अब आपको अर्धगोले का लिखना है अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये अर्धगोले का है ताकि आप इसको ढंग से समझ पाएं, और ये जो आपने पाई आर एल लिखा है ये शंकु का है। तो अब जो आर और एल है वो शंकु के होंगे और यहां पर जो आर है वो अर्धगोले का होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको पहले से ही आर बता दिया गया है कि बराबर है, तो आप बेसिकली पाई और आर दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एल प्लस 2r। तो अभी आप ये देखो, अब आप इनके मान लगा दोगे यहां पर। तो देखो पाई का मान तो 22/7, आर का मान आप देख सकते हो, त्रिज्या आपको पहले से ही दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां से आपने आर की वैल्यू 3.5 बोल दी। एल अर्थात तिर्यक ऊंचाई 12.5 प्लस 2r अर्थात 2 गुणा त्रिज्या, मतलब 3.5 का 2 गुना करेंगे अर्थात 7 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप 7 से 3.5 को कैंसिल करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो देखिए 22 का गुणा 0.5 में करना है, तो 22 पंजे 110 होते हैं, लेकिन आप दशमलव लगाएंगे एक स्थान से पहले, तो आपके पास 11 आ गया बेसिकली। और यहां से जब आप इसको हल करोगे तो 12.5 में 7 जोड़ोगे तो ये 19.5 आ जाएगा। अब आपको 11 का गुणा 19.5 में करना होगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 11 गुणा 5 55, हासिल 5 4 और 21, अर्थात देखिए ये आपके पास 214.5 आ जाएगा। अब बात आती है कि आखिर इसका मात्रक क्या होगा। तो आप देखिए हर जगह दो भुजाओं का गुणा चल रहा है, किसी भी तरीके से आप मात्रक निकाल सकते हैं। और आप जानते भी हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल जहां भी आ जाएगा मात्रक हमेशा वर्ग में आता है। तो यहाँ पर चूंकि भुजाएं सेंटीमीटर में थी इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए इस प्रश्न में बोला गया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और आपको बोला गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आपको बोला गया था कि एक घनाकार ब्लॉक है अर्थात एक घन रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा का। तो देखिए ये आपके पास एक घन है 7 सेंटीमीटर भुजा का,
अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सब कुछ 7 सेंटीमीटर है। फिर आपको बोला गया कि इसके ऊपर तो एक अर्धगोला रखा है और फिर आपसे पूछ लिया गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब आप ये देखो कि अर्धगोले के अधिकतम व्यास तो बेसिकली ये हो सकता है कि अर्धगोला जो उसके एक पृष्ठ पर रखा जाए तो व्यास बेसिकली आप देखो हमने रखा है यहाँ पर, तो ये व्यास यही हो जाएगा। इसका मतलब जो व्यास होगा वही आपके पास घन की एक भुजा हो जाएगी। अतः आप यहां से बोल सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास ये आपके पास 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो देखिए पहला भाग तो आपने बहुत ही आसानी से हल कर दिया, जो कि आपको केवल समझने से ही पता लग गया कि आखिर अधिकतम व्यास कितना होगा। अब देखिए हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया कि इस प्रकार जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि जो आपके पास ठोस बना है तो उसमें आपके पास देखिए ये एक गोला जो है वो घन पर रख दिया गया है। आप देख भी सकते हो ये गोला आपके पास एक घन पर रख दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा, लेकिन घन में जो इतना भाग है, देखिए मैं लाल से बना रहा हूं, ये भाग तो गोले से ढक गया होगा, तो आप बेसिकली इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही नहीं। तो आपको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा घन का जो बचा हुआ भाग है उसका, और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए माना, देखिए गोला भले अर्धगोला ही लिख देते हैं, माना अर्धगोले की त्रिज्या आपने आर मान ली। वैसे तो आपको पता है कि वो व्यास का आधा होगी, लेकिन अभी आपने आर लिख लिया क्योंकि अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं कि आखिर हमें क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो आपने अर्धगोले की त्रिज्या आर मान ली और भुजा आपने घन की मान ली ए। तो अभी देखिए यहां पर आपको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात जो आपके पास ये आकृति बनी है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे, वो आप जानते हैं फॉर्मूले से 6a² आ गया। लेकिन आप देखो इसमें आपके ऊपर ये एक अर्धगोला भी बना दिया गया है, आप देख सकते हो। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखोगे तो 2πr² आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो इस अर्धगोले ने जो अपना ये वाला जो भाग है इसके बराबर जो क्षेत्रफल होगा उसको तो ढक दिया बेसिकली। तो ये आप हटा देंगे अर्थात घटा देंगे, तो ये तो πr² होता है ये क्षेत्रफल, क्योंकि ये एक वृत्त का बनेगा। तो यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा 6a² प्लस, देखो ये 2πr² है और ये πr² है, तो आप घटाओगे तो आपके पास πr² बच जाएगा। तो अभी आप केवल मान लगा देंगे यहां पर। तो देखिए 6 a मतलब घन की भुजा जो कि आपको पहले से दी हुई थी 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया प्लस पाई। अब देखो r हो जाएगा 7/2, क्योंकि व्यास 7 है तो r मतलब व्यास का आधा हो गया। तो यहां से अब आप देखिए मान लगा देंगे तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर अर्थात 49 हो गया प्लस पाई का मान आप 22/7 लगा दो और ये आपके पास हो जाएगा 49/4। देखो 7 से यदि आप 49 को कैंसिल करेंगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 2 से 4 2 बार कैंसिल और ये 11 बार हो जाएगा। अब देखिए 6 का 49 में यदि आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और ये 29 अर्थात 294 प्लस देखिए 11 का 7 में गुणा करेंगे तो 77/2 आपके पास आ गया। तो यहां से देखो 294 प्लस अगर आप 77 में 2 से भाग करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा 38.5। तो अब आप इनको जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जोड़ने पर यह आ जाएगा 332.5। अब चूंकि मात्रक लेना होगा तो विमाएं सब कुछ सेंटीमीटर में चल रही हैं और क्षेत्रफल लिख रहे हैं अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने इस तरीके से दूसरा भाग भी हल कर दिया कि जो ये ठोस बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। आपको आगे बोला गया कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी आप यहां से ये देखो कि आपके पास एक घन बोला गया है, घनाकार ब्लॉक मतलब एक घन दिया हुआ है। तो ये आपके पास देखो ये नीचे जो हमने बनाया है ये एक घन है
फिर बोला गया कि एक फलक को आपने अंदर की ओर से काटा, तो आप देखो ये ऊपर वाला जो फलक है हमने इसको काटा और एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया। तो आप देख सकते हो ये हमने एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है और देखिए अंदर की तरफ हमने इसको कट कर दिया यहां से। फिर आपको आगे बोला गया कि ये गड्ढा इस प्रकार का है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। किनारा मतलब घन की एक भुजा के बराबर है। और आपको बोला गया कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं बोला गया कि घन की भुजा कितनी है या गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। अर्थात अब जब भी आप मान निकालेंगे तो आप अपनी तरफ से कुछ चर मान लेंगे। तो जैसे आप मान लीजिएगा, माना घन की भुजा, क्योंकि देखो घनाकार ब्लॉक को काटा गया था तो आप घन की भुजा को मान लीजिएगा, जो कि आपने ए मान ली। अब यहां से आप देखो कि यहां पर आपको मात्रा का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप लिखना चाहें तो इकाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो कुछ भी नहीं दिया, तो आप इकाई करके लिख दो, अदरवाइज घन की भुजा ए रहने दो। फिर आप देखो कि चूंकि अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है और उसका व्यास आपको बोला गया है घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब घन की भुजा के बराबर होगा। तो इसलिए गड्ढे का व्यास, गड्ढा मतलब अर्धगोलाकार जो है उसका व्यास आपके पास हो जाएगा ए, इसलिए त्रिज्या जो होगी अर्धगोलाकार गड्ढे की वो आपके पास हो जाएगी व्यास का आधा अर्थात a बटे 2। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास अर्धगोलाकार गड्ढे की त्रिज्या भी आ गई और घन की भुजा आपने a मान ही ली थी। तो इस तरीके से जो शेष बचे हुए ठोस का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, तो उसके हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए वो फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो आप घन का क्षेत्रफल लिख दो। तो देखो ये 6 गुणा ए स्क्वायर होता है, ये कि आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये घन का हमने लिख दिया, प्लस अब ये देखो आपने चूंकि ये गड्ढा बनाया है तो गड्ढे की जो ये सतह होगी, बेसिकली ये नीचे ये सतह जो होगी, तो वो वाली जो सतह होगी उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा। देखिए मैं सतह को यहां से दिखा रहा हूं, ये किनारे पर ये सतह बनी होगी, ऐसे करके देखिए किनारे पर जहां भी सतह होगी ये त्रिविमीय हो जाएगा। तो आपको थोड़ा समझने में तो थोड़ा कठिनाई होगी ही, आप इसको एक देख सकते हैं अपने बर्तनों में ऐसा। तो ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपने अर्धगोले का लिख दिया। फिर आप देखो यहां से कि जब आपने इन दोनों को लिख दिया, लेकिन आप ये समझिए कि आपने जब इस गोलाकार गड्ढे को कट किया है यहां से, तो बेसिकली जो ये इतना रीजन है, देखिए मैं इसको लाल पेन से बना देता हूं, ये देखो ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपके पास है, ये वाला जो भाग है वो तो आपके पास घन में रहा ही नहीं, वो तो कट गया बेसिकली। तो आप इतने भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घटाओगे। अब ये देखो ये जो भाग होगा वो तो है तो अपने पास गोले की पृष्ठ में जो एक वृत्त बना होता है उसका क्षेत्रफल, तो ये आप बेसिकली पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे, तो यहां से आप देखो आपके पास हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है और आप इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा रहे हैं, तो आपके पास पाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहां पर हम मान रख देते हैं। तो देखिए घन की भुजा तो आपने a मानी थी, अर्थात a की जगह तो a ही रहेगा, तो 6a स्क्वायर आ गया प्लस पाई। अब ये देखो r जो त्रिज्या थी वो घन की भुजा बटे 2 हो जाएगी, तो आप इसका मान a बटे 2 कर दोगे और होल स्क्वायर कर दोगे। इस तरीके से आप ये देखो आपके पास ही हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a बटे 2 का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर बटे 4 आ गया। तो देखिए अब आप लासापा लेंगे, तो देखिए लासापा लेने पर 4 आ जाएगा हर में आपके पास, और आप यहां से देख सकते हो ये 6 में 4 का गुणा करोगे तो 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसको थोड़ा सा सरल करके लिखना चाहें तो देखिए आप a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरीके से a स्क्वायर बटे 4 आपके पास आ गया, यहां पर आपके पास बच जाएगा 24 प्लस पाई। तो इस तरीके से ये आपके पास शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहां से आप देखो प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां प्रश्न में आपको बोला गया कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है।
तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपके पास एक कैप्सूल की संरचना बनाई गई है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये पूरा एक कैप्सूल की संरचना है। फिर आपको बोला गया था कि इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो यहां पर कुछ छात्रों को समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो आप देखिए, समझिए। यहां पर ये जो आप भाग देख रहे हैं, बेसिकली आप देखिए, मैं इसको हटा देता हूं। ये जो भाग है वो आपके पास अर्धगोला बन गया। तो आप देखो, इधर भी आपके पास एक अर्धगोला बन रहा है। तो ये आपको अब समझ में आ गया कि आखिरकार जो बोला गया था कि अर्धगोले के आकार का है दोनों तरफ, तो वो ये अर्धगोले थे आपके पास, ये वाले, ये दोनों अर्धगोले आपको पता लग गए। फिर आपको आगे बोला गया कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई मतलब ये जो सबसे बाउंड्री पर पॉइंट होगा और ये जो बिंदु है, अर्थात इसकी लंबाई आप देखेंगे, क्योंकि जब आप पूरी किसी वस्तु की लंबाई देख रहे हैं तो सबसे बाईं तरफ जो बिंदु होगा और सबसे दाईं तरफ जो बिंदु होगा उनके बीच की दूरी देखी जाएगी। तो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर दे दी गई है और आपको व्यास बोला गया है 5 मिलीमीटर अर्थात mm। तो व्यास स्वाभाविक सी बात है कि वो अर्धगोले का ही होगा। तो ये जो दूरी आपको दी हुई है, आप देख सकते हो, ये जो दूरी है आपके पास, ये 5 मिलीमीटर दी हुई है। तो अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरे कैप्सूल का। तो यहां से सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास यहां पर आप देख रहे हो कि लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है, देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, और व्यास मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि दोनों की विमाएं किसी एक ही राशि में कर लें, या तो सभी को मिलीमीटर में कर लें या सभी को आप सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। तो हम देखिए यहां पर सबको मिलीमीटर में ही कर लेते हैं। तो चूंकि आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए यहां पर देखो कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर में आपके पास 14 गुणा 10 अर्थात 140 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो देखो बेसिकली आपको ये पता लग गया कि पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है मिलीमीटर में। तो यहां से आपके पास कैप्सूल की लंबाई आ गई 140 मिलीमीटर। अब यहां पर आप गौर करने पर पा रहे हो कि अगर आप अर्धगोले की त्रिज्या r मान लें, तो देखिए r जो होगा वो इस 5 जो व्यास है इसका आधा हो जाएगा। तो आपने 5/2 मिलीमीटर लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या तो आ गई। अब आप यहां से देख रहे हो कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्थात ये तो कुछ इस तरीके की आकृति बन रही होगी, एक वृत्त जैसी आकृति, ऐसे इधर भी हो रहा होगा। तो आपको देखो ये तो बता दिया गया था कि ये दोनों तरफ अर्धगोले हैं, लेकिन अगर आपको खुद से समझना होगा कि ये जो बीच का भाग बचा है ये कैसा भाग होना चाहिए। तो आपको देखो अब ये समझ में आ रहा है कि ये भाग आपके पास एक बेलन के आकार का आ रहा है। तो अब बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो आप जानते हो कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये भी आपके पास 5/2 आ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या 5/2 आई है। इसी तरीके से आप देखो ये भी आपके पास 5/2 आ गई। अब आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी है। अब यहां पर आप देख सकते हो बेलन आपके पास बेसिकली पड़ा हुआ बेलन है। तो आप बोलेंगे तो बेलन की ऊंचाई ही, लंबाई भी बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये बेलन की ऊंचाई ही होगी, क्योंकि हमने फॉर्मूले में h लिखते हैं इसलिए हमने ऊंचाई बोल रहे हैं। तो बेलन की ऊंचाई देखिए आपके पास अब हो जाएगी 14 मिली सेंटीमीटर, सॉरी ये 14 सेंटीमीटर था, 140 mm हो गया, माइनस, अब आप देखो 5/2 आप इधर से कर रहे हो और 5/2 आप इधर से कर रहे हो। तो यहां से सबसे पहले आप ये देखो कि ये आपके पास mm में ही था, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये mm ही है। तो आपको फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैप्सूल की लंबाई बेसिकली आपको सही दी हुई है 14 mm, तो वो सेंटीमीटर नहीं है, वहां मीटर ही है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये अपने पास 140 नहीं केवल 14 ही रहेगा और यहां भी 14 ही रहेगा। तो ये बेसिकली बेलन की ऊंचाई हो गई, अर्थात बेलन की लंबाई बेसिकली आपके पास आ गई। तो ये आ गया 14 माइनस 10/2
तो यहां से आप देख सकते हो 14 माइनस 5 आया, अर्थात 9 मिलीमीटर आपके पास आ गया बेलन की ऊंचाई, या आप बोल सकते हैं बेलन की लंबाई। अब आप ये देखो कि आपको तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब यहां से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए सबसे पहले आप इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे, तो यहां पर आपको आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने देखा कि यहां पर तो आपके पास दो अर्धगोले थे, अर्थात आप उनको दो बार जोड़ोगे, या फिर आप बोल सकते हो दो गुणा प्लस। अब चूंकि आपने देखिए दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया, तो अब आपको इस कैप्सूल का जो बीच का भाग था, अर्थात एक बेलन जो बना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप देखो, ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात ये आपके पास देखिए 2 पाई आर स्क्वायर आता है। तो ध्यान रखें ये आर जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या हम लगाएंगे, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आता है 2 पाई आर एच। तो यहां पर जो आर आया है वो बेलन का है और एच भी बेलन का है। तो यहां से चूंकि आप देखो आपके पास दोनों तो समान ही थे आर, तो अब आप देखिए 2 पाई आर को उभयनिष्ठ ले सकते हो। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 2r, क्योंकि देखो 2 यहां से बचा और r यहां से बचा 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद, और यहां पर आप देखो आपके पास केवल h बच जाएगा। तो अभी आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए 2 पाई का मान आप 22/7 लगा दीजिएगा, r अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या दोनों समान ही रहेंगी, जो कि 5/2 आपने निकाली थी। 2 गुणा r अर्थात 2 गुणा 5/2, तो 5 आ गया, प्लस h अर्थात बेलन की ऊंचाई या लंबाई, वो आपके पास 9 आई थी, आप देख भी सकते हो। तो इस तरीके से जब आप इसको हल करोगे, तो ये आ गया 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2 गुणा 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14 आ गया। फिर आप देख रहे हो कि 2 से देखिए 2 ये कैंसिल हो गया, और 7 से ये 14 दो बार कैंसिल हो गया। तो इसके बाद आपके पास 22 गुणा, देखो 5 और 2 का गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, अर्थात ये 220 आ जाएगा। और चूंकि अब आपको मात्रक भी लिखना होगा, तो आपके पास देखो mm स्क्वायर आ जाएगा या मिलीमीटर का वर्ग आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आपका फाइनल उत्तर भी हो जाएगा। तो ध्यान रखें कभी भी जब आप उत्तर दे रहे हैं तो कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें, नहीं तो आपके कुछ अंक कट कर दिए जाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 पर अब हम बढ़ते हैं। यहां प्रश्न में बोला गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। आगे आपको बोला गया कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी हुई है। फिर आपको बोला गया कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही आपको बोला गया है कि ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम इस प्रश्न के इस चित्र को हम समझ लेते हैं कि आपको बोला गया है कि एक तंबू है जो बेलन के आकार का है। तो आप देख सकते हो बेलन का आकार, अर्थात ये जो नीचे वाला भाग है वो तंबू है जो कि बेलन के आकार का है। फिर बोला गया कि इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अर्थात एक शंकु इस पर लगा हुआ है। तो ये देखो आपके पास जो ऊपर वाला भाग है ये एक शंकु है। आगे आपको बोला गया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास आपको दिया हुआ है। तो यहां से आप देखो बेलनाकार भाग की आपके पास ऊंचाई दी हुई है 2.1 मीटर, और आपको व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, आप देख भी सकते हो 4 मीटर ये व्यास हो गया। आपको आगे बोला गया है कि तंबू को, और आपको यह भी बोला गया कि तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु की वो 2.8 मीटर है। तो बेसिकली आपको ये वाली दूरी दी हुई है 2.8 मीटर। फिर आपको बोला गया कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर ये कैनवास क्या है। कैनवास मतलब एक कपड़ा होता है। तो देखिए जो तंबू आप बना रहे हैं तो बेसिकली कपड़े से बना रहे हैं, तो आपको बोला गया है वो कपड़ा जो है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, या वो कपड़ा कितना लगेगा आपको इतना सब कुछ बनाने के लिए। तो अभी आप ये देखो कि जब आप कैनवास से बना रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि देखिए बेलन तो आपने बनाया ही होगा,
और आप इस शंकु जैसी आकृति जो होगी उसको भी तो एक कपड़े से ढकेंगे, अर्थात उस कैनवास से ढकेंगे। तो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात बेसिकली शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से सबसे पहले ये देखो कि जो कैनवास का क्षेत्रफल होगा उसको हम लिख लेते हैं। वो आपके पास हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अब बात आती है कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये आपको कंठस्थ भी होना चाहिए क्योंकि ये काफी आसान सा फॉर्मूला है, काफी बेसिक फॉर्मूला है। शंकु का क्षेत्रफल आपके पास आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो ध्यान रखें ये जो आर है और एल है वो शंकु की ही होनी चाहिए क्योंकि आप शंकु का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, प्लस और जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो आता है 2 पाई आर एच। तो अब ये भी ध्यान रखें कि जो आप ये 2 पाई आर एच आपने फॉर्मूला लिखा है वो बेलन का ही फॉर्मूला है, अर्थात जो आर और एच है ये बेलन के ही होने चाहिए। तो अभी आप ये देखो कि एल बेसिकली तिर्यक ऊंचाई होती है जो कि आपको दी हुई है 2.8। तो यहां से पाई आर आप देख सकते हैं, आर को अभी कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि पाई आर यहां पर भी आ रहा है, पाई आर यहां पर भी आ रहा है, और अभी भी कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन आपको पहले ये देखना होगा क्या ये दोनों आर सेम है। तो आप देखो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए व्यास तो बेलन का 4 था अर्थात त्रिज्या 2 हो जाएगी, तो देखो शंकु की त्रिज्या भी आपके पास 2 ही हो जाएगी। तो बेसिकली आपको पता लगा कि ये आर और ये आर सेम है, तो आपने पाई आर कॉमन ले लिया। तो आपके पास बचेगा एल प्लस, ये देखिए यहां पर पाई आर कॉमन लेने के बाद 2h बचा। तो अब आप मान लगा दीजिएगा। तो देखिए पाई का मान तो आप 22/7 लगा दीजिएगा, आर अर्थात त्रिज्या जो कि दोनों में बराबर थी तो 2 हो गई, एल आपके पास तिर्यक ऊंचाई शंकु की 2.8 प्लस 2 गुणा एच, अर्थात अब आपको बेलन की ऊंचाई लिखनी है। तो आप देखो बेलन की ऊंचाई तो आपको 2.1 मीटर दी हुई थी, तो आप 2 गुणा 2.1 कर देंगे। तो यहां से आप देखो ये 44/7 आ गया, गुणा ये देखो 2.8 प्लस 2 का गुणा आप 2.1 से करोगे तो 4.2 आपके पास आ जाएगा। तो अब यहां से आप देखो कि चूंकि 4.2 जब ये आ गया तो आप 2.8 और 4.2 को जोड़ देंगे, तो ये 44/7 गुणा ये आपके पास जोड़ने पर 7.0 अर्थात 7 ही आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 7 से इस 7 को आप कैंसिल करोगे तो एक बार कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये 44 आ जाएगा। अब चूंकि आपको मात्रक भी लिखना होगा तो आप देखिए सब कुछ आपके पास मीटर में चल रहा था और क्षेत्रफल भी है, अर्थात ये जो आपके पास आएगा वो वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो आपने पहले भाग का उत्तर तो निकाल लिया कि जो प्रयुक्त कैनवास होगा उसका क्षेत्रफल आपके पास 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरे वाले भाग पर चलते हैं। तो इस वाले भाग में आपको बोला गया कि यदि रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर है तो इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी। अर्थात आपको बोला गया है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपए का मिलता है तो जो आपका कैनवास यूज हुआ है उसकी लागत क्या होगी। तो आप देखो आपको बोला गया है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपको दी हुई है रुपए 500, तो आपको तो 44 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, तो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपके पास हो जाएगी रुपए 500 गुणा 44। तो यहां से आप देखो जब आप इसको सरल करोगे तो रुपए 44 गुणा 500 यदि आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 22,000। तो इस तरीके से आपने ये भी निकाल लिया कि आपके पास कुल लागत कितनी आएगी जो कैनवास वाला कपड़ा यूज हुआ है, तो वो कुल लागत आपके पास 22,000 रुपए हो जाएगी। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। यहां बोला गया कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। खोल मतलब एक कैविटी। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास एक बेलन बना हुआ है, आप देख सकते हो, और उसमें से आपको इसी ऊंचाई, तो आप देख रहे हो कि जो शंकु की ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है, और बोला गया इसी त्रिज्या या व्यास भी बोल सकते हैं क्योंकि त्रिज्या अगर समान है तो व्यास भी समान होगा।
तो आप देख भी सकते हो जो व्यास है वो भी समान बोला गया था। तो उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार खोल को, अर्थात एक शंकु, या आप बोल सकते हैं एक खोखले शंकु को काट लिया गया। फिर आपको बोला गया जो शेष बचा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। तो बेसिकली आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहां से सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो आपके पास, अगर आपने उसको h मान लिया तो देखो वो तो आपको दिखाई दे रही है 2.4 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए बेलन की त्रिज्या आप निकालोगे अर्थात r, तो वो आपके पास देखो 1.4 सेंटीमीटर तो आपके पास व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2 अर्थात 0.7 सेंटीमीटर। तो आपको बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या तो पता लग गई बेसिकली, क्योंकि जो प्रश्न में दी थी आपने आसानी से उसको लिख दिया। अब यहां से आप देखो कि जब आपने इस शंकु को कट किया है, जो एक खोखला शंकु है, तो बेसिकली ये जब आप ऊपर से देखेंगे इसकी तरफ तो आपको देखो ये कुछ ऐसा, ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन पूरा दिखाई दे जाएगा, ये करके ऐसा पूरा रीजन दिखाई देगा, ये शंक्वाकार। तो जब आपको ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए तो आपको इस शंकु के जो भाग ने कट किया होगा, जो भाग बनाया होगा, आपको उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना होगा। अर्थात आपको शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रयुक्त होने वाले मानों को निकालना होगा। तो आप जानते हो कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में तो आप तिर्यक ऊंचाई यूज होती है। तो अब आप देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करते थे। तो आप जानते थे जो एल होता था वो होता था अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो आप देखो जो एच और आर है वो शंकु की होनी चाहिए। अब तो चूंकि आपको बोला गया कि शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई समान थी और व्यास भी समान था अर्थात त्रिज्या भी समान है, तो यहां से जो आप एच और आर लगाओगे वो बेलन के लगा सकते हो क्योंकि बराबर बोला गया था। तो एच तो आपके पास हो गया 2.4 का स्क्वायर प्लस आर आपके पास 0.7 हो गया, तो इसका आपने वर्ग कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास एल आ जाएगा अंडर रूट में, देखो 2.4 का स्क्वायर अर्थात ये आपके पास आ जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का वर्ग, ये आपके पास आ जाएगा 0.49। तो देखिए एल बराबर, ये जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास देखो 6 और 9 5, 7 और 4 11 और एक हासिल का 12 2 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो बेसिकली एल आ गया आपके पास 6.25 का वर्गमूल। तो जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वो आपके पास 2.5 आ जाएगा और मात्रक उसका सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि एच और आर भी सेंटीमीटर में ही थे। तो आपने देखिए तिर्यक ऊंचाई तो निकाल दी शंकु की जो कि 2.5 सेंटीमीटर आई है। अब आप देखो कि आपको तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहां से आप देखो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि आखिर वो होगा किसके बराबर। तो यहां से सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आप बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, क्योंकि ये भाग कट किया गया है तो एक खोखला भाग था, तो आप जब बाहर से देखेंगे तो ये आपको बेलन ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस जब आपने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला उसके बाद आप देखो जब आप ऊपर से देखोगे तो ये वाली आकृति तो आपको दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब ये जो अंदर वाली आकृति होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो अंदर वाली आकृति तो शंकु की है, तो अब आप देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। और इसके बाद आप अंत में देखो कि जो आपके पास बेलन की जो पेंदी होगी अर्थात जो बेलन का तला होगा ये, इसका क्षेत्रफल भी तो आप निकालेंगे। तो ये बेलन की पेंदी अर्थात बेलन के तले का क्षेत्रफल भी आप निकालोगे। तो हम लिख देते हैं बेलन की पेंदी का क्षेत्रफल। तो अभी आप ये देखो कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास हो जाएगा 2πr(h). अब आप देखो r तो सबके लिए सेम ही था, शंकु के लिए भी त्रिज्या समान ही बोली गई थी क्योंकि व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान ही होती है। प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था πrl होता है फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। और जो बेलन की पेंदी है वो तो एक वृत्ताकार भाग होती है तो उसका क्षेत्रफल आपके पास πr² हो जाएगा। तो अभी आप यहां से देखो कि आप πr को उभयनिष्ठ ले सकते हो।
तो आपके पास बन जाएगा 2h प्लस एल प्लस आर। तो अभी आप मान लगा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो पाई का मान आप 22/7 लगा दो। आर आर अर्थात त्रिज्या, तो त्रिज्या आप देखिए 0.7 सेंटीमीटर है ही, तो आपने यहां पर देखो 0.7 लिख दिया त्रिज्या के लिए। अब देखिए 2h, तो 2 गुणा h अर्थात ऊंचाई बेलन की ऊंचाई आप देखो 2.4 सेंटीमीटर है, तो यहां से 2 गुणा 2.4 कर दिया, प्लस l अर्थात तिर्यक ऊंचाई जो कि 2.5 सेंटीमीटर आई थी शंकु की, और r मतलब त्रिज्या, तो आपने 0.7 लिख दिया। तो अभी जब आप इनको थोड़ा सरल करोगे तो देखो 7 से ये 0.7 0.1 बार कट हो जाएगा, तो 22 का गुणा अगर आप 0.1 में करोगे तो आपके पास 2.2 आ जाएगा गुणा। अब आप देखो 2 का गुणा 2.4 में करेंगे तो 4.8, प्लस ये देखो 2.5 और 0.7 को जोड़ेंगे तो 3.2 आ जाएगा। यहां से आप देखो 2.2 गुणा 4.8 और 3.2 को यदि आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास 8.0 आ जाएगा। तो अभी आपको बेसिकली 2.2 का गुणा 8 से करना है, तो आप जानते हैं ये गुणा यदि आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, और लेकिन चूंकि दशमलव लगाना होगा तो 17.6 आ जाएगा। अब बात आती है कि मात्रक क्या होगा, तो आप देखो ये क्षेत्रफल था और सभी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, अर्थात आपके पास जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बचे हुए ठोस का वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहां पर बोला गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले आप ये देखो कि आपको एक बेलन बनाया गया है, यहां पर मैं इसको लिख भी देता हूं, ये बेलन है, और आप देखो बोला गया था कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदा गया है, तो आप देखो इस सिरे पर भी एक अर्धगोला बनाया गया और इस सिरे पर भी एक अर्धगोला बनाया गया है, और आपको बोला गया जैसा आकृति में दर्शाया गया तो हम देख भी रहे हैं। आपको बोला गया कि फिर बेलन की ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर आपको बोल दी गई, अर्थात बेलन की ऊंचाई का मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये देखो कि अगर ये बिंदु है तो जो आधार होगा वो बेसिकली इतनी दूरी आपको दे दी गई 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको बोला गया कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि जो बेलन की त्रिज्या होगी, सॉरी बेलन नहीं, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर थी तो ऊंचाई भी अर्धगोले की 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसा यहां पर हो रहा है वैसा यहां पर भी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर भी तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही थी, इसका मतलब ऊंचाई भी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और आपने एक बात गौर की कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि उतने ही व्यास का अर्धगोला आपको कट कर किया गया है। तो यहां से r चाहे बेलन का आप निकालो या r अर्थात त्रिज्या आप अर्धगोले की निकालो, वो आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा कि बेलन की ऊंचाई अर्थात h आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, तो देखिए सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए सबसे पहले आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दोगे, तो वो आ गया 2 पाई r गुणा h प्लस, जब आपने बेलन का लिख दिया तो यहां पर अब आपके पास देखो जब आपने गोले को कट किया गया अर्धगोले को, तो आपको ये ऊपर से देखोगे तो एक ऐसी भुजा कटी हुई मिलेगी, ये वाली भुजा, और इसी तरीके से आप इसको भी देखोगे तब भी आपके पास ये भुजा कटी मिलेगी, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि ये जो इतना क्षेत्रफल होगा अर्धगोलों का वो भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखना ही होगा।
देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको संदेह हो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भाग होता है, जैसे आप ये समझिए कहीं पर आपको पेंट करना है, तो पेंट जितने भाग पर आप कर सकते हो उतने भाग का आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आप देखो जब आप कट करोगे तो एक ऐसी आकृति बन गई होगी, तो आप पेंट तो उस वाली आकृति पर भी कर सकते हो। तो बेसिकली इस वाले भाग का भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा। तो देखिए पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और दूसरे गोले का अर्धपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो गया। तो बस अब आपको यहां पर मान लगा देना है। तो यहां से देखो 2πr आपने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये तो देखो सब में आ ही रहा है, और यहां पर भी आपने कॉमन ले लिया। तो यहां से देखो आपके पास बचा है h प्लस r। अब आप देखिए मान लगाएंगे तो 2 को तो आपने ऐसे ही रहने दिया, पाई का मान आपने 22/7 लगा दिया, और r अर्थात त्रिज्या वो दोनों की समान ही थी अर्थात 3.5 कर दिया आपने। फिर आप देखिए h अर्थात बेलन की ऊंचाई 10 प्लस r अर्थात त्रिज्या 3.5 और यहां भी 3.5 हो जाएगा, जो कि आपने प्लस का साइन लगा के लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि यदि 7 से आप 3.5 को सरल करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो देखो 2 गुणा 22 का गुणा 0.5 में करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, और यहां से आप देखो इस कोष्टक में आपके पास देखो ये 7 हो जाएगा, तो ये 10 + 7 आपने लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 11 अर्थात 22 गुणा देखो 10 और 7 ये मिलकर आपके पास 17 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 17 लिख दिया। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इनका गुणा करते हैं, तो 22 गुणा 7 आपके पास 154 होता है, तो 15 हासिल का, तो 22 गुणा 1 अर्थात 22 और 15 आपके पास 37 हो गया, अर्थात ये आपके पास 374 आ गया। अब चूंकि आपको तो मात्रक भी लिखना होता है, तो आप देखो हर जगह आपके पास दूरियां सेंटीमीटर में दी हुई हैं, अर्थात अब चूंकि आप क्षेत्रफल भी लिख रहे हैं तो आपके पास जो मात्रक हो जाएगा वो सेंटीमीटर² हो जाएगा, या आप वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाले प्रश्न में बने हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर² हो जाएगा।